हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल CGPSC ABCD में। आज के इस वीडियो में मैं फिर से आप सभी के लिए छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारियों से संबंधित एक नया वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें हम 500 महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो सीरीज चला रहे हैं उसी का वीडियो क्रमांक ये 17 है, जिसमें हम आगे के जो बचे हुए प्रश्न हैं उसको कंप्लीट करने वाले हैं। अभी तक हमने टोटल 230 महत्वपूर्ण MCQ क्वेश्चंस कर लिया है, उसका एनालिसिस कर लिया है, रिवीजन कर लिया है। अब हम 230 से लेके आगे मतलब 231 से आगे तक के प्रश्नों को इस वीडियो में हम देखते हैं। ठीक है, अगर आप CGPSC या CG व्यापम के किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे ही ये 500 महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार हो जाएंगे, इसका वीडियो आ जाएगा, आप सभी को ये 500 प्रश्नों का एक PDF जो है हमारे टेलीग्राम चैनल में आप सभी को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये सारे प्रश्न जो है कहीं पूछे हुए नहीं है। ज़्यादातर क्वेश्चन जो है मैंने खुद तैयार किया है ताकि आप सभी का रिवीजन अच्छे से करवा सकूं और थोड़ा सा आपको एक अलग तरह के प्रश्न देखने को मिले। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 आज का। क्वेश्चन नंबर 231 है आप सभी के लिए कि बलमदेही नदी निम्न में से किस अभ्यारण्य में से प्रवाहित होती है। बहुत ही इजी प्रश्न तो नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट प्रश्न आप सभी के लिए हो जाएगा। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये बलमदेही नदी जो है किस अभ्यारण्य से प्रवाहित होती है। सेमरसोत अभ्यारण्य, गोमल्डा अभ्यारण्य, बारनवापारा अभ्यारण्य या फिर उदंती अभ्यारण्य। बताइए। वीडियो को पॉज करके ये सारे प्रश्नों को आप एज ए टेस्ट भी दे सकते हैं, इससे आप सभी की तैयारी का भी बखूबी से पता चलेगा। ठीक है, तो और यहाँ पे जितने भी 4 अभ्यारण्य का नाम दिए गए हैं इन सभी का आपको पता होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है। ठीक है, ये सब पता होना चाहिए, उसका स्थापना कब हुआ था, ऐसे कुछ तो जानकारी आपको नॉर्मली रखना है। और इसी संदर्भ में मैंने सारे प्रश्नों को तैयार किया ताकि मैं आप सभी का रिवीजन करवा सकूं। ठीक है, तो ये बलमदेही नदी जो है आपको बारनवापारा अभ्यारण्य में मिलेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी को पता है कि बारनवापारा अभ्यारण्य जो है हमको कहाँ मिलेगा, छत्तीसगढ़ का जो बलौदाबाजार जिला है उससे देखने को मिलता है और थोड़ा सा आपको महासमुंद के अंदर भी ये देखने को मिलता है। राइट, चलिए अब यहाँ से थोड़ा सा और भी देख सकते हैं कि ये जो बलमदेही नदी है जो कि बारनवापारा अभ्यारण्य, इस बारनवापारा अभ्यारण्य के अंदर ही आपको एक जलप्रपात देखने को मिलता है जिसको हम कहते हैं सातदेव जलप्रपात। ठीक है, सातदेव धारा जलप्रपात, सातदेव धारा जलप्रपात जो कि बलमदेही नदी के ऊपर ही देखने को मिलेगा। ठीक है, ये जो बारनवापारा अभ्यारण्य है, ठीक है, इसका स्थापना कब हुआ था तो 1976 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका क्षेत्रफल जो है 245 वर्ग किलोमीटर में ये अभ्यारण्य जो है फैला हुआ है। ठीक है, बारनवापारा अभ्यारण्य के अंदर ही आपको तुरतुरिया आश्रम देखने को मिलेगा, जहां ऐसा माना जाता है जहां पे लौह कुश का जन्म स्थली के रूप में भी जाना जाता है ये तुरतुरिया आश्रम, जो कि वाल्मीकि जी का था। ठीक है, और ठीक है, चलिए अब ये सेमरसोत अभ्यारण्य आप सभी को पता होगा कि ये सेमरसोत अभ्यारण्य कहाँ मिलेगा, तो ये आपको बलरामपुर जिला में मिलेगा। छत्तीसगढ़ का जो बलरामपुर जिला है वहां पे आपको सेमरसोत अभ्यारण्य मिलेगा, जिसकी स्थापना सन 1978 में हुआ था। गोमल्डा अभ्यारण्य जो है ये पहले तो रायगढ़ के अंदर हुआ करता था, लेकिन ये अब जो आपको सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जिले के अंदर देखने को मिलेगा और इसकी स्थापना सन 1975 में हुआ था। उदंती अभ्यारण्य जो है ये आपको गरियाबंद में देखने को मिलेगा और इसकी स्थापना कब हुई थी तो याद रखिएगा सन 1983 के अंदर हुई थी। एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ कि बताइए कि छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन अभ्यारण्य कौन सा है। सबसे प्राचीन अभ्यारण्य कौन सा है छत्तीसगढ़ का, आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 232 की ओर। 232 नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। ऐसे प्रश्न जो है एग्जाम में देखने को मिलेगा और ये प्रश्न अच्छा है क्योंकि यहाँ पे मैंने लेफ्ट में बताया है कि ये सब जो पार्क है, जो इंडस्ट्रियल पार्क कहाँ का नाम लिखा हुआ राइट साइड में, उसका स्थान से संबंध रखता है, तो इसमें सुमेलित नहीं है ऐसे को विकल्प को आपको चयन करना है। तो ये मेटल पार्क आपको रावाभाटा रायपुर के अंदर देखने को मिलेगा, बिल्कुल सही है। अपैरल पार्क जो है ये आपको भनपुरी रायपुर में देखने को मिलेगा और एग्रो निर्यात जोन जो है ये सिलतरा रायपुर के अंदर ही है। ये मेगा फूड प्रोसेसिंग पार्क जो है ये हथखोज भिलाई के अंदर नहीं है। हथखोज भिलाई में आपको क्या देखने को मिलेगा तो याद रखिएगा, पहले तो मैं ये बता दूं कि जो मेगा फूड प्रोसेसिंग पार्क है ये है कहाँ, तो ये आपको बागौद धमतरी में एक जगह है जिसका नाम है बागौद, वहां पर है स्थित है। ठीक है, मेगा फूड प्रोसेसिंग पार्क कहाँ है, बागौद धमतरी के अंदर। और एक और भी है, ये आपको रखना चाहिए सरोरा। ठीक है, सरोरा और बेमता, सरोरा और बेमता ये भी मेगा फूड प्रोसेसिंग पार्क ही है और ये रायपुर के अंदर स्थित है। ठीक है, चलिए याद रखिए आपको। अच्छा, कुछ क्वेश्चन आपसे ये पूछ देता हूं कि बताइए
कि जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क कहाँ है। ये अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। बताइए कि जेम्स एंड ये ज्वेलरी पार्क ये छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर है। आप सभी को कमेंट करके आप सभी को बताना है, ठीक है। एक और भी यहीं पे याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पार्क, ये दोनों कहाँ स्थित है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा, यहाँ पे मेगा फूड प्रोसेसिंग पार्क तो देख लिया, लेकिन एक केवल आपसे ये पूछ दे कि फूड प्रोसेसिंग पार्क कहाँ है, ठीक है, या फूड पार्क, केवल पूछ देंगे कि फूड पार्क कहाँ स्थित है छत्तीसगढ़ के अंदर, तो ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, बोरई, ठीक है। बोरई कहाँ है, तो दुर्ग के अंदर है, यहाँ पर भी एक फूड पार्क स्थित है। और एक है टेडेसरा, ये टेडेसरा कहाँ मिलेगा, तो छत्तीसगढ़ का राजनांदगांव जिला है, वहां पे देखने को मिलेगा। इन दोनों स्थानों पे आपको फूड पार्क देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आप क्वेश्चन नंबर 233 की ओर। 233 है कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे SECR के बारे में क्या असत्य है, आप सभी को बताना। इसका मुख्यालय विश्रामपुर में है, यह भारत का 16वां क्रम का जोन है, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 2003 को हुआ था और SECR जोन के अंतर्गत 3 रेल मंडल आते हैं। बताना है कि इसमें से कौन सा कथन जो असत्य है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, इसका मुख्यालय जो है हेडक्वार्टर विश्रामपुर के अंदर नहीं है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो बिलासपुर में, ठीक है, याद रखिएगा। ये यहाँ पे असत्य कथन है। और भारत में टोटल वर्तमान में 19 रेलवे जोन है, ठीक है। भारत में वर्तमान में टोटल 19 रेलवे जोन है, जिसमें से ये जो SECR है, साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे जो है, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, ये 16वें क्रम का है और इसका स्थापना 1 अप्रैल 2003 को हुआ था। ये कथन भी सही है। और इसके अंतर्गत 3 रेल मंडल आते हैं। 3 रेल मंडल कौन कौन से आते हैं मैं वो भी बता दे रहा हूँ। एक तो हमारा बिलासपुर रेल मंडल तो हो ही गया, दूसरा आ जाता है रायपुर, ठीक है, रायपुर डिवीजन हो गया, जो रायपुर रेल मंडल हो गया वो हो गया, और एक आ जाता है नागपुर। ये तीनों के तीनों जो रेल मंडल है वो SECR जोन के अंतर्गत ही आता है, याद रखना है। तो हमने देख लिया कि SECR का हेडक्वार्टर मुख्यालय कहाँ, बिलासपुर के अंदर है। विश्रामपुर के अंदर क्या है भाई, विश्रामपुर के अंदर आपको याद रखना है SECL, ठीक है, SECL इसका जो है उप मुख्यालय, ठीक है। SECL का उप मुख्यालय कहाँ है, तो विश्रामपुर, जो कि सूरजपुर जिले में पड़ता है, वहां पर है, ठीक है ना। SECL को आप सभी को पता होगा कि इसका स्थापना सन 1985 में हुआ था। और SECL का अगर हेडक्वार्टर भी आपसे पूछ दे तो ये भी आपको बिलासपुर के अंदर ही देखने को मिलेगा, राइट। तो ये पूरा जानकारी आप सभी को याद होना चाहिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 234 की ओर। 234 नंबर का प्रश्न है स्क्रीन के ऊपर कि निम्न में से कौन सा विकल्प जो है सत्य है। यहाँ पर आपसे सत्य विकल्प का चयन किया गया और ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जनजातियों से जब भी प्रश्न पूछा जाता है तो जनजातियों के विवाह से संबंधित एक न एक प्रश्न आप सभी को देखने को मिलता है। तो कौन सा विकल्प जो है जनजातीय विवाह का नाम और उससे संबंध में वो किस तरह के विवाह से संबंधित है, यहाँ पे सुमेलित है, आप सभी को बताना है। पैडुल या फिर चढ़ विवाह, क्या यह वर द्वारा उपहार स्वरूप सामान देकर विवाह किया जाता है। लमसेना विवाह, क्या एक तरह का सेवा विवाह है। पाटो विवाह, क्या युवक द्वारा युवती का अपहरण करके किया जाता है। या फिर गुरावट विवाह बाल विवाह में बाल्यकाल में विवाह से संबंध रखता है। कौन सा विकल्प सत्य है आप सभी को बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लमसेना विवाह जो है एक तरह का सेवा विवाह होता है, ठीक है। ये इसको हम सेवा विवाह को और क्या का नाम से जाना जाता है, तो चरघिया विवाह भी कहा जाता है, ठीक है। चरघिया विवाह भी इस सेवा विवाह को कहा जाता है। कई बार से इसको घरजन विवाह, अलग अलग जनजातियों में इसको अलग अलग नाम से भी जाना जाता है, घरजन विवाह या फिर घरजिया विवाह के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। एक्चुअली में ये लमसेना विवाह इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक्चुअली देखिए भी याद रखिएगा, लमसेना विवाह जो है ये गोंड जनजातियों में देखने को मिलता है, ठीक है। गोंड जनजाति में लमसेना विवाह को सेवा विवाह या फिर चरघिया विवाह भी कहा जाता है। घरजन विवाह के रूप में इसको कंवर जनजाति के अंदर जाना जाता है और घरजिया विवाह जो है बिंजवार जनजाति के अंदर दिया जाता है, ठीक है। लमसेना विवाह के अंतर्गत जो युवक होता है सबसे पहले अपने ससुराल में जाके एक सेवा के स्वरूप कार्य करता है। इसके बाद जो ससुराल की जो लड़की होगी उससे शादी करता है। तो यहाँ पे सेवा पहले देना पड़ता है, इसको लमसेना विवाह या फिर सेवा विवाह के नाम से जाना जाता है। ये जो पैडुल या फिर जो चढ़ विवाह है इसके बारे में आपको याद रखना है। इसमें जो है लड़का लड़की के घर बारात लेके जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो ये विकल्प में ये दिया है वर द्वारा उपहार स्वरूप सामान देकर जो विवाह किया जाता है इसको हम क्रय विवाह भी कहते हैं। मैं इसको यहाँ पे एरो करके लिख रहा हूँ, इसको आप ध्यान से देखिएगा। ये जो वर द्वारा उपहार स्वरूप सामान देकर विवाह जब किया जाता है लड़की के द्वारा तो हम इसको क्रय विवाह कहते हैं, ठीक है। मतलब इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो लड़का है वो ही दहेज स्वरूप लड़की के घर वालों को सामान दे रहा है, इसके बाद विवाह कर रहा है, जिसको क्रय विवाह भी कहते हैं। और कई बार से इसको पारिंग धन विवाह भी कहा जाता है,
ठीक है, पारिंगधन विवाह, ठीक है, याद रखिएगा। और ये पाटो विवाह क्या है, तो याद रखिएगा पाटो विवाह जो ये कोरकू जनजाति में देखने को मिलता है, कोरकू जनजातियों में देखने को मिलता है, और ये एक तरह का विधवा विवाह है, ठीक है, यह एक तरह का विधवा विवाह है, स्त्री का पुनर्विवाह। जब पहले से कोई विवाहित स्त्री है और उसका दोबारा से विवाह हो रहा है तो हम उसको पाटो विवाह के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और जो अपहरण विवाह आप देख रहे हैं इसको पायसोतुर विवाह के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अपहरण विवाह को और किस नाम से जाना जाता है, पायसोतुर विवाह के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें क्या होता है, जो युवक होता है युवती का अपहरण कर लेता है, उसके बाद शादी करता है। गुरावट विवाह जो है ये क्या है, गुरावट विवाह जो है ऑप्शन नंबर डी, ये एक तरह का विनिमय विवाह है, ठीक है। गुरावट विवाह क्या है, एक तरह का विनिमय विवाह है जिसमें वर वधु का आदान प्रदान करके विवाह किया जाता है, ठीक है। तो ये जो विवाह की अलग अलग तरीके हैं, उनका अलग अलग प्रकार के विवाह हैं, इनसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इन सभी को भी आपको पढ़ के जाना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 235। 235 नंबर का प्रश्न है कि अबुझमाड़िया जनजातियों के रसोई घर को क्या कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, इसको भी आप जरूर पढ़ के जाइएगा कि अबुझमाड़ी जनजाति में जो उनका रसोई घर होता है उनको भी विभिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे लाल बंगला, रांधड़ घर, ओझल, अंगादी। अब आपको बताना है कि अबुझमाड़िया जो जनजाति है उनको क्या कहा जाता है। तो अबुझमाड़िया जनजाति के जो रसोई घर होता है उसको अंगादी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। लाल बंगला तो सीजीपीएससी में एक बार पूछा जा चुका है, और ये भुंजिया जनजाति, ठीक है, जो भुंजिया जनजाति है उनके रसोई घर को लाल बंगला कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। जो ये रांधड़गढ़ है ऑप्शन नंबर बी, ये बैगा जनजाति का रसोई घर होता है, रांधड़गढ़। ओझल जो है ये दोरला जनजातियों का, ठीक है, ओझल जो है ये दोरला जनजाति के रसोई घर को कहा जाता है। अच्छा, जो पारधी जनजाति होते हैं ना, पारधी जनजाति होते हैं, उनके रसोई घर का नाम होता है माई घर, ठीक है, उनके रसोई घर का नाम क्या होता है, माई घर होता है। और जो माड़िया जनजाति हैं, ठीक है, माड़िया जनजाति जो है उनके रसोई घर को क्या कहा जाता है, आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा, ये आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अब आगे 236 नंबर के प्रश्न पर। 236 नंबर का प्रश्न है कि क्षेत्रफल के अनुसार छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा भौतिक विभाग कौन सा है। ये भी एक अच्छा प्रश्न है, ठीक है। छत्तीसगढ़ जो है बेसिकली 4 भौतिक विभागों में छत्तीसगढ़ को बांटा जाता है, उसी में से आपसे पूछ लिया गया है कि सबसे बड़ा भौतिक विभाग क्या है, कौन सा है। तो अगर उसका क्षेत्रफल आप सभी को पता है तो आप बहुत अच्छे से उसका आंसर दे पाएंगे। जैसे जो जसपुर शामरी पार्ट है, इसका अगर मैं क्षेत्रफल की बात करूं तो इसका क्षेत्रफल है 6208 वर्ग किलोमीटर, जो कि छत्तीसगढ़ का जो कुल क्षेत्रफल है उसका 4.59% में ये विस्तृत है, ठीक है। पूर्वी बघेलखंड का जो पठार है ऑप्शन नंबर बी वाला, इसका कुल क्षेत्रफल 21,863 वर्ग किलोमीटर है, जो कि छत्तीसगढ़ के कुल क्षेत्रफल का 16.16% भाग पर विस्तृत है। महानदी जो बेसिन है इसका कुल क्षेत्रफल जो है 68,064 वर्ग किलोमीटर है, जो कि छत्तीसगढ़ के कुल क्षेत्रफल का 50.34% भाग पर फैला हुआ है। एंड फाइनली ऑप्शन नंबर डी जो दंडकारण्य का पठार है, इसका विस्तार 39,060 वर्ग किलोमीटर में है, जो कि छत्तीसगढ़ के कुल क्षेत्रफल का 28.91% में विस्तृत है। तो अब अगर चारों को आप देखेंगे तो आप अच्छे से यहाँ पे अनुमान लगा पाएंगे कि ऑप्शन नंबर सी जो महानदी बेसिन है वही छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा भौतिक विभाग है, जिसका क्षेत्रफल 68,064 वर्ग किलोमीटर है और छत्तीसगढ़ के कुल क्षेत्रफल का आधे से अधिक में, मतलब कह लीजिए कि अप्रॉक्स आधे भाग में विस्तृत है। तो ये पहले नंबर पे आ जाएगा। दूसरे नंबर पे दंडकारण्य का पठार आता है, तीसरे नंबर पे पूर्वी बघेलखंड का पठार, और सबसे छोटा जो भौतिक विभाग है वो जसपुर सामरी पाठ है, जो कि 4.59% क्षेत्र में मात्र फैला हुआ है, राइट। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 237 की ओर। 237 नंबर का प्रश्न है कि महात्मा गांधी जी का छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन जो है कब हुआ था। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। आप सभी को पता होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी दो बार उनका आगमन होता है, ठीक है। एक होता है उनका आगमन पहली बार जब क्या बोलते हैं असहयोग आंदोलन जब हुआ था उस समय हुआ था एक बार आगमन, और एक बार जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन के आसपास उनका आगमन होता है 2 बार, ठीक है। तो पहली बार छत्तीसगढ़ का जो आगमन होता है 20 दिसंबर 1920 को होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ठीक है। तो महात्मा गांधी जी का छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन 20 दिसंबर 1920 के समय होता है, और आप सभी को पता है कि 1920 में असहयोग आंदोलन का
समय था, ठीक है, असहयोग आंदोलन जो है चल रहा था, ठीक है। और असहयोग आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए ही महात्मा गांधी जो है कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में आते हैं, और ऐसा माना जाता है कि पंडित सुंदरलाल शर्मा ने उनको बुलाया था। कंडेल नहर सत्याग्रह था, उससे संबंधित कुछ विवाद के कारण, ठीक है। लेकिन ये 1920 में 20 दिसंबर 1920 को है। 7 मार्च 1921 के लिए मैं यहाँ पे ऑप्शन इसलिए डाला हूँ क्योंकि इस डेट को रायपुर में पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के द्वारा एक सत्याग्रह आश्रम का स्थापना किया गया था, ठीक है ना। रायपुर के अंदर ही क्या स्थापना किया गया था? सत्याग्रह आश्रम का स्थापना पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा 7 फरवरी 1921 को किया गया था। ये 12 मार्च 1921 का जो डेट है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस दिन बिलासपुर के अंदर एक जिला राजनीतिक सम्मेलन का आयोजन किया गया था। कहाँ? तो सनिचरी बाजार में। बिलासपुर का जो सनिचरी बाजार है वहीं पर जिला राजनीतिक सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा था, जहां पर माखनलाल चतुर्वेदी ने, ठीक है, जहां पर माखनलाल चतुर्वेदी जी ने एक ओजस्वी भाषण दिया, ठीक है, अंग्रेजों के खिलाफ, जिसके कारण उनको 12 मार्च 1921 को ही गिरफ्तार कर लिया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, 22 नवंबर 1933 को क्या हुआ था? तो ये डेट भी याद रखना है। इस दिन जो महात्मा गांधी जो हैं, ठीक है, महात्मा गांधी जी का द्वितीय आगमन, ठीक है, महात्मा गांधी जी का जो सेकेंड बार आगमन हुआ था। कब? तो 22 नवंबर 1933 को वो रायपुर पहुंचे थे, ठीक है। तो ये पहली बार 20 दिसंबर 1920 को आए थे और दूसरी बार 22 नवंबर 1933 को आए थे, ठीक है। तो ये जितना भी मैंने एक्सप्लेनेशन बताया इन सब को आपको आना चाहिए उत्तर। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न 238 नंबर का प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ काउंसिल ऑफ एक्शन का अध्यक्ष कौन थे? ये भी एक बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको ध्यान से समझिएगा। छत्तीसगढ़ काउंसिल ऑफ एक्शन का एक्चुअली में स्थापना क्यों किया गया था आप सभी को ये भी पता होना चाहिए। देखिए, छत्तीसगढ़ काउंसिल ऑफ एक्शन, इसको जो बनाया कब गया था? तो 1946 में इसका स्थापना किया गया था। और इसके जो अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा, इसके अध्यक्ष तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह थे, ठीक। कौन थे? ठाकुर प्यारेलाल, जिनको ठाकुर साहब भी हम प्यार से हम बोलते हैं, वो इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। अब इसको बनाया किस लिए गया था? तो छत्तीसगढ़ के जितने भी समस्त रियासत थे उन सभी में जनमानस में जन जागरूकता लाने के लिए और रियासतों में प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास करने के लिए छत्तीसगढ़ काउंसिल ऑफ एक्शन का स्थापना किया गया था। ये जब बाद में आज़ादी के बाद जब छत्तीसगढ़ के सभी रियासतों का भारत संघ में जब विलय करना था ना, उस समय छत्तीसगढ़ काउंसिल ऑफ एक्शन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी, ठीक है। इसके बिना जो है छत्तीसगढ़ के सभी रियासत जो है भारतीय संघ में विलय नहीं हो पाते, ठीक है। तो इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है और ठाकुर प्यारेलाल सिंह का भी बहुत अधिक इसमें योगदान है, याद रखिएगा। तो इसका अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठाकुर प्यारेलाल जो थे वही छत्तीसगढ़ काउंसिल ऑफ एक्शन के मुख्य अध्यक्ष थे, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या मंगलदास पकवासा का नाम आपने सुना है क्या, और ये किससे संबंधित है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, क्योंकि ये भी बहुत महत्वपूर्ण एक भूमिका है, बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है हमारे छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता संग्राम में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 239 की ओर। 239 नंबर का प्रश्न है, इसको ध्यान से आप पढ़िए और फिर उत्तर देने की कोशिश करिए। प्रश्न है कि रियासतों के भारत संघ में विलय हेतु खैरागढ़ रियासत ने अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर कब किया था, ये आप सभी को बताना है। और ये भी कहीं ना कहीं एक अच्छे प्रश्नों में से आता है। आप सभी को पता होना चाहिए कि भारत संघ में जब विलय कराना था सभी रियासतों का, तो एक अधिमिलन पत्र तैयार किया गया था। उसी में साइन करने के पश्चात ही ऐसा माना जाता कि जो रियासत है वो भारत संघ में विलय हो गया। तो इसके लिए क्या किया गया था कि 1 अगस्त, मैं डेट बता रहा हूँ, इसको याद रखिएगा, डेट है 1 अगस्त 1947 का। इस 1 अगस्त 1947 को एक छत्तीसगढ़ में अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए रायपुर में जो राजकुमार कॉलेज है, ठीक है, रायपुर का जो राजकुमार कॉलेज है वहाँ पर एक सभा का आयोजन किया गया 1 अगस्त 1947 को। वहीं पर यह डिसाइड करना था कि सभी जो रियासत हैं वो छत्तीसगढ़ के जितने भी रियासत हैं वो भारत संघ में क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। तो उसके लिए जो अधिमिलन पत्र था उस पर साइन करना था। तो खैरागढ़ जो रियासत थी वो छत्तीसगढ़ के प्रथम ऐसा रियासत था जो कि भारत संघ में विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया था। और कब किया था? तो 5 अगस्त 1947 को। हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही होगा। 7 अगस्त 1947 को कौन सा रियासत ने हस्ताक्षर किया था? तो कोरिया रियासत, ठीक है। कोरिया रियासत कब? 7 अगस्त 1947 को भारत संघ में सम्मिलित हुआ। 9 अगस्त 1947 को सरगुजा रियासत,
ठीक है, सरगुजा रियासत। और 1 सितंबर 1947 को याद रखना आपको, जसपुर रियासत जो है ये शामिल हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। हाँ, और ये जसपुर जो है सबसे लास्ट कोई रियासत है भारत संघ में शामिल होने वाला, तो जशपुर है। एक चीज ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि 1 अगस्त 1947 को सभी रियासतों का राजकुमार कॉलेज में जब बैठक हो रहा था तो कौन सा ऐसा रियासत था जो कि उपस्थित नहीं था, ठीक है, तो उसका याद रखना है बस्तर रियासत का कोई भी प्रतिनिधि जो है इस सम्मेलन में शामिल नहीं हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5 अगस्त 1947 खैरागढ़। और ये प्रथम था, और आखिरी कौन था, जसपुर रियासत, ठीक है। तो ये भी एक बहुत ही शानदार प्रश्न है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन नंबर 240 नंबर का प्रश्न है कि कुरुशपाल शिलालेख छिंदक नागवंशीय शासक किस छिंदक नागवंशीय शासक का है, ठीक है, कुरुशपाल शिलालेख। तो ये शिलालेख वाले भी एग्जाम में कई बार से प्रश्न पूछे जाते हैं, आप सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। ये जो बस्तर का, ये जो छिंदक नागवंशीय शासक थे, इनका शासन किस क्षेत्र में था, तो बस्तर में। बस्तर के भी किस इलाके में, तो बस्तर में अगर जाएंगे तो चक्रकोट आपने सुना होगा, चक्रकोट का जो क्षेत्र है, चक्रकोट या फिर भ्रमरकोट या फिर बारसूर, ये सभी ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे छिंदक नागवंशियों का शासन इस क्षेत्र में रहा, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये कुरुशपाल शिलालेख किस छिंदक नागवंशीय शासक का बताना है, कन्हर देव, सोमेश्वर देव प्रथम, हरिश्चंद्र देव या फिर नरसिंह देव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सोमेश्वर देव प्रथम जो थे उनका ही ये कुरुशपाल शिलालेख है। जो कन्हर देव है ना, ऑप्शन नंबर ए, इनका याद रखना बारसूर अभिलेख। ये बारसूर अभिलेख जो है ये किसका है, तो ये कन्हर देव का, ठीक है ना। हरिश्चंद्र देव जो है इनका है हरिश्चंद्र जो है इनका है टेसरा सती अभिलेख, ये किसका है, हरिश्चंद्र देव जी का है, याद रखिएगा। और नरसिंह देव जो है इनका दंतेवाड़ा अभिलेख, दंतेवाड़ा स्तंभ लेख, ठीक है, दंतेवाड़ा स्तंभ लेख किसका है, तो नरसिंह देव जी का है। तो ये सभी जो ऑप्शंस हैं इसको आपको पता होना चाहिए। जो बस्तर के जो छिंदक नागवंशीय शासक है इनका कार्यकाल कब से कब तक है, तो 1023 से लेके 1324 ये कार्यकाल जो है इनका है, याद रखिएगा। और इसका संस्थापक, चलिए क्वेश्चन मैं पूछता हूं कि जो छिंदक नागवंशी शासक है, जो शासन है या जो साम्राज्य है, राज्य है, इसके संस्थापक कौन थे। आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि छिंदक नागवंशीय जो वंश है इसका संस्थापक कौन था, कमेंट करिएगा सब लोग। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 241 नंबर का प्रश्न है कि बस्तर में स्थित भगवान विष्णु का मंदिर, जिसको हम नारायण पाल मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, इसका निर्माणकर्ता कौन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए बस्तर के जो छिंदक नागवंशीय शासक थे, स्थापत्य की दृष्टि से वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं, क्योंकि ये जो भगवान विष्णु का नारायण पाल मंदिर है ये छिंदक नागवंशीय शासकों के द्वारा ही इसकी स्थापना किया गया था। किसके द्वारा, तो सोमेश्वर देव प्रथम ने इस बस्तर में स्थित भगवान विष्णु का नारायण पाल मंदिर का स्थापना किया था। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये गंगा महादेवी जो है ना, ये सोमेश्वर देव प्रथम की रानी है, महारानी है, और इन्होंने क्या किया था, भगवान शिव का एक जुड़वा मंदिर बनाया था जिसको हम बत्तीसा मंदिर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। बत्तीसा मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो गंगा महादेवी। और ये कौन है, तो ये सोमेश्वर देव प्रथम की पत्नी है। और ये बत्तीसा मंदिर क्या है, तो एक शिव मंदिर है, ठीक है, शिव मंदिर है, जुड़वा शिव मंदिर भी इनको कहा जाता है, ठीक है। चंद्रादित्य जो है ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इन्होंने चंद्रादित्येश्वर मंदिर या फिर चंद्रादित्य सरोवर का स्थापना किया था, ये भी याद रखिएगा। बाणासुर नामक एक राजा जो था ना, उसने क्या किया था, विशाल गणेश का प्रतिमा बनवाया था, ठीक है। बारसूर के अंदर विशाल गणेश की प्रतिमा का स्थापना करवाया था। तो मैंने बताया कि जो छिंदक नागवंशी शासक हैं स्थापत्य की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं, क्योंकि इस समय और भी कई स्थापत्य की स्थापना हुआ था। जैसे आपने सुना होगा मामा भांजा मंदिर, ठीक है, मामा भांजा मंदिर, ठीक है। इसी तरह एक आपने सुना होगा ढोलकल गणेश, ठीक है, जो दंतेवाड़ा के अंदर जो है ढोलकर गणेश की प्रतिमा, ढोलकल गणेश की प्रतिमा, ये भी छिंदक नागवंशीय शासकों के द्वारा ही बनवाया गया था। और मामा भांजा मंदिर कहाँ है, बारसूर के अंदर है, ठीक है। तो अभी तक हमने 241 प्रश्न देख लिया, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी था। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 242 की ओर। 242 नंबर का प्रश्न है कि बस्तर के भूमकाल विद्रोह का दमन करता कौन था। यह भी एक बहुत अच्छा प्रश्न है। आप सभी को पता होगा कि छत्तीसगढ़ के अंदर भी कई सारे जनजातीय विद्रोह देखने को मिलता है, ठीक है। उसी में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण जनजातीय विद्रोह था जिसका नाम है भूमकाल विद्रोह। ये भूमकाल विद्रोह हुआ कब था, तो 1910 के अंदर हुआ था, बस्तर में हुआ था,
ठीक है, कहाँ हुआ था? बस्तर के अंदर हुआ था। उस समय शासन किसका था उस क्षेत्र में, आप सभी को यह भी पता होना चाहिए। तो रुद्र प्रताप देव, ठीक है, जो रुद्र प्रताप देव हैं उनका शासन था बस्तर क्षेत्र में 1910 में, और उन्हीं के कार्यकाल में भूमकाल विद्रोह हुआ था। ये भूमकाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो गुंडाधुर नामक एक व्यक्ति, ठीक है, गुंडाधुर नामक एक व्यक्ति ने इसका नेतृत्व किया था। आप सभी को याद करना है, नेतृत्व करता यही थे। अब प्रश्न है पूछा है कि जो गुंडाधुर विद्रोह हुआ था इसका दमन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका दमन करने वाले जो थे कैप्टन गेयर थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है कि कैप्टन गेयर ने इसका जो है दमन किया था, इसको शांत किया था इस विद्रोह का, ठीक है। और जो मैक जॉर्ज है इसलिए किस लिए है, तो इसको मैं नीचे यहाँ पे लिखता हूँ भाई, वहाँ पे स्पेस नहीं है। मैक जॉर्ज जो है ये भी दमन करता ही है, लेकिन किस विद्रोह का? तो मुड़िया विद्रोह का, ठीक है। जो मुड़िया विद्रोह हुआ था उसका दमन करता कौन था? तो मैक जॉर्ज थे। और मुड़िया विद्रोह कब हुआ था? तो 1876 के अंदर हुआ था, याद रखना है। और मुड़िया विद्रोह का नेतृत्व करने वाले कौन थे? झाड़ा सिरहा, ठीक है, झाड़ा सिरहा जो है इसके नेतृत्व करता थे, ठीक है, याद रखिएगा। और ये कैंपबेल किस लिए है? तो मैं कैंपबेल के बारे में बता दूं कि आपने सुना होगा कि एक मेरिया विद्रोह भी हुआ था छत्तीसगढ़ के अंदर। एक विद्रोह हुआ था जिसका नाम था मेरिया विद्रोह। इस मेरिया विद्रोह हुआ कब था? तो 1842 से लेकर 1843 के बीच में हुआ था, जिसका नेतृत्व हिडमा मांझी के द्वारा किया गया था, ठीक है, हिडमा मांझी के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। और इस मेरिया विद्रोह का जो दमन करता थे वही कौन थे? कैंपबेल। अब आप कमेंट करके बताइएगा कि कैप्टन सी ग्लासफोर्ड जो है ये कौन से विद्रोह के दमन करता है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 243 की ओर। 243 नंबर का प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न कि छत्तीसगढ़ के प्रथम सूबेदार कौन थे? एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक आता है, बताइए। विठल राव दिनकर, यादव राव दिवाकर, महिपत राव दिनकर या फिर केशव गोविंद, कौन जो थे छत्तीसगढ़ के प्रथम सूबेदार थे? आप सभी को पता होगा कि छत्तीसगढ़ में जब मराठा शासन प्रारंभ हुआ, ठीक है, मराठा शासन जब प्रारंभ हुआ तो बिंबाजी भोसले जो थे वो छत्तीसगढ़ के प्रथम प्रत्यक्ष रूप से शासन करने वाले मराठा शासक थे। लेकिन उनके बाद के जो शासक रहे वो प्रत्यक्ष रूप से शासन नहीं कर रहे थे। जैसे मैं बात कर रहा हूँ वेंकोजी भोसले की, ठीक है, वेंकोजी भोसले, इनकी मैं बात कर रहा हूं। इन्होंने छत्तीसगढ़ में प्रत्यक्ष रूप से शासन करने के बजाय उन्होंने सूबेदारी व्यवस्था की, ठीक है। सूबेदारी जो व्यवस्था है उसके सूत्रधार कौन थे, ऐसा पूछ देगा तो याद रखिएगा वेंकोजी भोसले ने ही छत्तीसगढ़ में सूबेदारी व्यवस्था का सूत्रपात किया, ठीक है। और उन्होंने प्रत्यक्ष शासन करने के बजाय सूबेदार नियुक्त करके अप्रत्यक्ष रूप से छत्तीसगढ़ में शासन किया। और इस प्रकार जो छत्तीसगढ़ के प्रथम सूबेदार हुए उनका नाम हुआ महिपत राव दिनकर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो महिपत राव दिनकर जो थे छत्तीसगढ़ के प्रथम सूबेदार थे, याद रखिएगा, ठीक है। तो सूबा शासन का सूत्रधार किसके द्वारा? वेंकोजी भोसले के द्वारा सन 1787 में किया गया था, याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, ये जो महिपत राव दिनकर है ये छत्तीसगढ़ के प्रथम सूबेदार हुए। और एक चीज याद रखिएगा, इन्हीं के समय एक यूरोपीय यात्री जो है छत्तीसगढ़ आए, क्योंकि एग्जाम में पूछा गया कि महिपत राव दिनकर के समय कौन सा यूरोपीय यात्री जो है छत्तीसगढ़ का भ्रमण किया था, तो उनका नाम यात्री रखिएगा फॉरेस्टर, ठीक है। फॉरेस्टर नामक यूरोपीय यात्री जो था महिपत राव दिनकर के समय ही सन 1790 में छत्तीसगढ़ का यात्रा किया था, ठीक है, याद रखिएगा। और बाकी के जो ए बी डी हैं ये सभी के सभी सूबेदार ही हैं। प्रथम सूबेदार कौन हो गए? महिपत राव दिनकर, ठीक है। क्वेश्चन है, कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि बताइए कि अंतिम सूबेदार कौन थे, छत्तीसगढ़ के लास्ट सूबेदार कौन थे, कमेंट करके बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 244 की ओर। 244 नंबर का प्रश्न है कि जैन धर्म का प्रसिद्ध मंदिर जिसको हम कहते हैं भांडल देव मंदिर छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर स्थित है? ये भी इंपॉर्टेंट है, पर्यटन वाला जो पोर्शन है छत्तीसगढ़ का उसको भी जरूर पढ़ के जाइएगा, वहां से भी प्रश्न जो है बनते हैं। बताइए भांडल देव मंदिर जो है जैन धर्म का जो कि प्रसिद्ध मंदिर है ये कहां पर स्थित है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी आरंग, रायपुर के अंदर। रायपुर जिले में जो आरंग है वहीं पर भांडल देव मंदिर है। ये भांडल देव मंदिर जो है कौन से तीर्थंकर से संबंधित है, याद रखिएगा। तो जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं, ठीक है, जिनका नाम हम सभी को पता है महावीर स्वामी, ठीक है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी से संबंध रखता है यह स्थान जो कि भांडल देव मंदिर है। और है कहाँ? तो आरंग, रायपुर के अंदर है। गुंजी दमोदहरा जो कि शक्ति जिले में स्थित है, यहाँ पर भी एक जैन तीर्थ है, याद रखिए किससे? तो ऋषभ देव। ये स्थान किससे संबंधित है? तो ऋषभ देव से संबंधित है। और ऋषभ देव आप सभी को पता होना चाहिए कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर है, ठीक है, याद रखिएगा। सी नंबर है नागपुरा दुर्ग, ये भी जैन धर्म से संबंधित है। और यहाँ पे जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर जिनका नाम है पार्श्वनाथ, उनसे संबंध रखता है ये स्थान, ठीक है। और चौथा विकल्प है भाटागुड़ा जो कि बस्तर के अंदर है, ये जैन धर्म के 16वें तीर्थंकर हैं जिनका नाम है शांतिनाथ,
उनसे संबंध रखता है। तो ये सारे के सारे जो कुछ मैंने बताया एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ऐसे प्रश्न कई बार से पूछ लिया जाता है कि ये जो स्थान है जैन धर्म के किस तीर्थंकर से संबंध रखता है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 245 की ओर, जो कि हमारा आज के इस वीडियो का लास्ट प्रश्न होगा। कवर्धा में स्थित भोरम देव मंदिर का निर्माण किसने कराया था? बहुत ही शानदार प्रश्न, क्योंकि मैंने ऐसे प्रश्नों का यहाँ पे संग्रह रखा है जो कि कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो कि हर एक प्रतियोगी को आना ही चाहिए, तो मैं ऐसे प्रश्नों का यहाँ पे सम्मेलन किया है। बताइए कि भोरम देव मंदिर का निर्माण कवर्धा में जो कि है किसने कराया था? रामचंद्र देव, मोनिंग देव, गोपाल देव या फिर महाराज धर्म सिंह? ये महाराज धर्मराज सिंह जो है ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो जो कवर्धा महल है ना, ठीक है, जो कवर्धा जिले में जो कवर्धा महल है उसका डिजाइन इन्होंने दिया था, डिजाइन इन्होंने ही तैयार किया था, इस चीज को याद रखिएगा। हाँ, जो भोरम देव मंदिर है कवर्धा या फिर कबीरधाम जिले के अंदर, उसका निर्माण कराया था गोपाल देव ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। गोपाल सिंह के द्वारा ही, गोपाल देव के द्वारा ही 11वीं सदी में या फिर कह लीजिए 1089 ईस्वी में इस भोरम देव मंदिर का निर्माण कराया गया था। ठीक है, अच्छा ये जो याद रखिएगा ये है कहाँ एग्जैक्ट इसका? अच्छा, ये सभी के सभी जो कुछ भी यहाँ पे नाम है, जो कवर्धा वाला जो क्षेत्र है वहां पे किस वंश का शासन था? तो याद रखिएगा फणी नागवंश। ठीक है, फणी नागवंश का शासन था। ये सभी के सभी जो राजा हैं ये फणी नागवंश से संबंध रखते हैं। ठीक है, तो फणी नागवंशीय शासक गोपाल देव के द्वारा 1089 में कवर्धा में स्थित भोरम देव मंदिर का निर्माण कराया गया था। ठीक है, कवर्धा के पास एक छपरी ग्राम है, वहीं पे एक चौरा ग्राम है, वहीं पर एक्चुअली में स्थित है। और उसी स्थान पर रामचंद्र देव जी के द्वारा एक और भी महल का स्थापना कराया गया था। एक मंदिर है जिसको बोलते हैं छेरकी महल। क्या कहते हैं उसका नाम? छेरकी महल। और ये जो है 14वीं शताब्दी में उनके द्वारा जो है निर्माण कराया गया था। ठीक है, अच्छा अगर आपसे पूछ देगा कि इस फणी नागवंशीय शासन की अंतिम शासक कौन थे, तो वो थे मोनिंग देव। ऑप्शन नंबर बी वाला है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने कुल 245 प्रश्न अभी तक देख लिया है।